करते हैं आज की अपनी क्लास का टॉपिक। आज की जो अपनी क्लास है वो होगी मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम्स न्यूनेट के अंदर जो आफ्टर बर्थ जो प्रॉब्लम आती है उनको अपन एड्रेस करेंगे आज की क्लास में। जैसे कि अपन आज पढ़ेंगे अपन क्वासियोकर पर अपन पढ़ लेंगे, मेरासमस अपन पढ़ लेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अपन देख लेंगे। साथ ही साथ कंगारू मदर केयर भी अपन जो है अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आज अपना मेन टॉपिक क्या रहने वाले हैं, ये 4 टॉपिक रहने वाले हैं। एग्जाम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीडियाट्रिक के अकॉर्डिंग और न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, फ्लैग हेयर साइन इज सीन इन चिल्ड्रन विथ कंडीशन ऑफ। ठीक है, जो साइन कौन सा पूछा है अपने को, फ्लैग हेयर साइन जो है वो कौन से कंडीशन में कौन से चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलता है फ्लैग हेयर साइन। क्वाशियोकर, मेरासमस, स्किन डिसऑर्डर्स या फिर पैलेग्रा। फ्लैग हेयर साइन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। ये जो फ्लैग हेयर साइन है ये क्या होता है, कौन सी डिजीज में मिलता है, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ये मिलता है हमारे क्वासियोकर में। ठीक है, क्वासियोकर की कंडीशन अगर अराइज होती है तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, फ्लैग हेयर साइन। अब क्वासियोकर क्या होता है ये भी अपन पढ़ लेते हैं। क्वासियोकर अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट। क्वाशियोकर क्या है, एक प्रोटीन डिफिशियंसी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर बेबी की डाइट के अंदर अगर प्रोटीन की कमी होगी तो उसको क्या हो सकता है, उसको क्वाशियोकर की कंडीशन जो है वो अराइज हो सकती है। दिस डिजीज कंडीशन ऑल्सो नोन एज एडेमेटस माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके हम क्या बोल सकते हैं, एडेमेटस माल न्यूट्रिशन भी अपन एग्जाम के अंदर एडेमेटस माल न्यूट्रिशन भी आपको देखने को मिल सकता है क्वाशियोकर की जगह। ठीक है, अब कितने प्रकार की प्रोटीन होती है अपनी बॉडी के अंदर वो अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन जो है वो अगर नहीं होगी तो बेबी के अंदर क्वाशियोकर हो सकता है, और जिन प्रोटीन का अमाउंट कम होगा तो उनसे भी रिलेटेड जो कंडीशंस है बेबी के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एल्बुमिन। साथ साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो। सबसे पहली जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन क्या काम करती है, मेंटेन ऑस्मोटिक एंड ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या करती है, ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर क्या करती है, रेगुलेशन का काम करती है। ठीक है, एल्बुमिन। ठीक है, मेनली किसका, ऑनकोटिक प्रेशर का। ठीक है, तो ये ऑनकोटिक एंड ऑस्मोटिक मेनली दोनों को रेगुलेट करती है। ठीक है, लाइक जब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑनकोटिक के डिपेंड करेगा, और ऑनकोटिक का अगर जो प्रेशर है वो डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, ऑस्मोटिक। तो अपन एग्जाम के अंदर पूछ ले भाई एल्बुमिन है वो किस पे काम करती है, तो मेनली ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, तो दोनों को रेगुलेशन में हेल्प करती है। इसके बाद में कौन सी प्रोटीन आती है, इसके बाद में प्रोटीन आती है अपनी ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करती है, ये अपना क्या करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। कौन सी, ग्लोबुलिन। इसके बाद में थर्ड आती है कौन सी, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करती है, फाइब्रिनोजन करती है हेल्प इन क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये तीनों प्रोटीन के बारे में हमें पता रहना चाहिए। एग्जाम के अंदर पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इसमें एल्बुमिन प्रोटीन का क्या काम है, फाइब्रिनोजन क्या काम है, और या फिर ग्लोबुलिन क्या काम करती है। ठीक है, तो एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर, ग्लोबुलिन मेंटेन अपनी जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन है बॉडी के अंदर वो कौन से प्रोटीन से होता है, ग्लोबुलिन से, और फाइब्रिनोजन से क्या होता है, क्लॉटिंग प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्वाशियोकर का कोज क्या क्या हो सकता है ये भी अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अपन इसमें क्या करेंगे, क्वाशियोकर मेरासमस की डिजीज कंडीशन को अपन अच्छे से यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं कोजेस की, कि कोजेस क्या हो सकते हैं। कोजेस होता है, सबसे बड़ा कोज तो क्या हो सकता है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है। दूसरा क्या होगा इसका, मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये 2 बड़े कोज होते हैं इस क्वाशियोकर या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की कमी के लिए 2 मेनली बड़े कोज होते हैं। इसके बाद में हमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, ये भी एक साइन सिम्टम इस कंडीशन से, इस डिजीज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं साइन सिम्टम।
सबसे पहला अगर ये प्रोटीन की अगर सॉरी ये न्यूट्रिशन यहाँ पे अगर प्रॉपर वर्ड्स को प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो सबसे पहले तो क्या देखने को मिलेगा बेबी में, ग्रोथ रिटार्डेशन की कंडीशन है जो बेबी में देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ रिटार्डेशन। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, एल्बुमिन की कमी हो रही है तो क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। ठीक है, एल्बुमिन की कमी हो रही है तो क्या देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा। और इम्यूनिटी की कमी हो रही है, एंटीबॉडी की कमी हो रही है तो लो इम्यूनिटी भी देखने को मिलती है। एंड जो स्किन की कंडीशन भी यहाँ पे सम टाइम अराइज होती है ड्यू टू फाइब्रिनोजन की डिफिशियंसीज, यहाँ पे क्लोटिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होती है तो स्किन के अंदर जो है वो इचिंग वगैरह, मतलब स्किन डिसऑर्डर्स भी उसको जो है वो पेशेंट में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद में क्या साइन देखने को मिलता है, एडिमा। एडिमा से क्वेश्चन क्या बनता है, एडिमा से क्वेश्चन बनता है कि ये फर्स्ट अपीयर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट अपीयर लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, सबसे पहले लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद में ये अपर साइड में जाके अपनी पूरी बॉडी का कर देगा, एडेमेटिस कर देगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, फैटी लीवर देखने को मिलेगा। एंड इरिटेबिलिटी होगी, जो बेबी है वो क्या हो जाएगा, इरिटेबल रहता है, उसके बिहेवियर रहता है इरिटेबल रहता है। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या पूछा है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में, पूछा गया कि फ्लैग साइन। ठीक है, फ्लैग साइन क्या होता है, क्वाशियोर्क में देखने को मिलता है। जो फ्लैग साइन क्या होता है ये भी अपन पढ़ लेते हैं, फ्लैग साइन। ठीक है, फ्लैग साइन क्या होता है, एब नॉर्मल डार्क एंड लाइट कलर ऑफ हेयर्स। जो हेयर्स के जो अबनॉर्मल डार्क एंड लाइट कलर्स है तो किस कंडीशन में होते हैं, प्रोटीन डिफिशियंसी वाले बच्चों में वो देखने को मिलता है। सो अब इसके अंदर तो क्या होता है कि जो परोक्सिमल पार्ट होता है हेयर का, परोक्सिमल पार्ट जो होता है वो हेयर का, तो उसमें कैसे देखने को मिलेगा, उसमें देखने को मिलता है परोक्सिमल पार्ट में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोपिगमेंटेशन। एंड जो डिस्टल पार्ट है वहां पे क्या देखने को मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन। सो यहाँ पे एक फ्लैग जैसे यहाँ पे जो हेयर्स की जो स्ट्रक्चर है वो नीचे से वाइट ऊपर से ब्लैक देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे फ्लैग की जैसे यहाँ पे जो बच्चों के जो हेयर्स है वो यहाँ पे हो जाते हैं। कौन सी कंडीशन में, क्वाशियोर्कर की कंडीशन में। ठीक है, अब इसके बाद इसका पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट काफी सिंपल है। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू अपन एज करेंगे। सो अगर एज यहाँ पे 0 to 6 मंथ है, ठीक है, तो क्या चल रहा है मैनेजमेंट, तो एज यहाँ पे 0 to 6 मंथ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट एंड फॉर्मूला फीडिंग। ठीक है, फ्रीक्वेंट एंड फॉर्मूला फीडिंग कर देंगे। एंड मोर देन 6 मंथ है यहाँ पे, तो क्या कर देंगे, जो अपन हाई प्रोटीन डाइट उसको क्या है बेबी को यहाँ पे देना शुरू कर देंगे, क्योंकि अपन क्या करते हैं 6 मंथ के बाद अपन क्या करते हैं, वीनिंग की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वीनिंग की प्रोसेस कब शुरू करते हैं, 6 मंथ। वीनिंग क्या होती है कि जब बेबी को जो ब्रेस्ट फीडिंग फॉर्मूला फीड है उससे छोड़ के उसको फूड के ऊपर लाया जाए, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वीनिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला फूड दे सकते हैं। और अगर बेबी में ज़्यादा प्रोटीन की कमी है तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइज करके भी आगे उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से उसको अपन क्या कर सकते हैं, अपन उसको प्रोटीन प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो ये रहा आज का अपना फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा इसका क्या, क्वाशियोर्कर। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हमें क्वेश्चन में एक वर्ड दिखा गया है, वो कौन सा है, मेरासमस। सो मेरासमस क्या होता है, मेरासमस होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी। ठीक है, अगर बेबी में कैलोरी या फिर एनर्जी की कमी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेरासमस। मेरासमस से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मरा सा बच्चा। ठीक है, मरा सा बच्चा मतलब उसमें कैलोरी की कमी रहेगी, एनर्जी की कमी रहेगी, फटीग होगा उसको बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप याद रखने के लिए अपन याद रख सकते हैं मरा सा बच्चा मतलब मेरासमस। मेरासमस में क्या होता है, कैलोरी डिफिशियंसी। एंड क्वाशियोर्कर में क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी। इसके बाद में एक यहाँ पे और कंडीशन यहाँ पे देखने को मिली है, पेलेग्रा, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। पेलेग्रा क्या होता है, पेलेग्रा होता है डिक्रीज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेलेग्रा भी। तो पेलेग्रा में क्या होता है, विटामिन B3 की डिफिशियंसी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नियासिन। ठीक है, अब इसकी डिफिशियंसी होगी तो अब क्या कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट होते हैं, सबसे पहले अफेक्ट होता है वो कौन सा होगा, स्किन। स्किन के बाद में कौन सा अफेक्ट होगा, जीआई के बाद में कौन सा अफेक्ट होगा, नर्वस सिस्टम। अब अगर स्किन की यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या देखने को मिलेगा, डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। जीआई से क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम से क्या देखने को मिलेगा, डिमेंशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को मिला के अपन ने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, 3D।
ठीक है। अब अगर ये पेलेग्रा ट्रीट नहीं होता है तो आगे जाके लीड कर देगा ये किसको, डेथ को। तो क्या बन जाएगा 4D। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3D साइन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से हैं, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। ठीक है, अब स्किन वाली डर्मेटाइटिस से एक और यहाँ पे कंडीशन राइज होती है, वो एक साइन देखने को मिलता है हमें। तो वो कौन सा साइन होता है, अगर वो नेक के पास में, ठीक है, डर्मेटाइटिस हो रहा है नेक के पास में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैसल नेकलेस साइन। ठीक है, इस साइन को अपन ने क्या नाम दिया, कैसल नेकलेस साइन, जो कि किसमें इंपॉर्टेंट होता है, पेलेग्रा के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। स्किन डिसऑर्डर में अपन क्या क्या लिख सकते हैं, स्किन डिसऑर्डर में अपन आगे पढ़ेंगे इम्पेटिको, दूसरा अपन पढ़ेंगे स्केबीज, एंड तीसरा जो है अपन पढ़ेंगे क्या, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, एक्टोपिक, ये कुछ 3 जो प्रॉब्लम है बच्चों में स्किन डिजीज से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। सो आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है, फ्लैग साइन इज सीन इन चिल्ड्रन विद कंडीशन इज नोन एज क्वाशियोरकर। ठीक है, अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको कंप्लीट क्वाशियोरकर पढ़ा दिया है, कंप्लीट मैंने आपको पेलेग्रा पढ़ा दिया है, मेरा समझ के बारे में अपन ने थोड़ा डिस्कस कर लिया है, स्किन डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया कि आगे क्या अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर कुछ इस टॉपिक से डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। द साइन ऑफ मेरासमस इज, सो मेरासमस की कंडीशन में जो है वो क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, फ्लैग साइन हेयर, हिपेटोमेगाली, इंक्रीज इन एपेटाइट या फिर एपेथी। फ्लैग साइन मेरासमस के अंदर कौन सा हमें साइन देखने को मिलता है बच्चों में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी मेरासमस की, कि भाई मेरासमस क्या है। सो मेरासमस क्या है, ये भी मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने सोल्व किया था। सो मेरासमस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैलोरी एंड एनर्जी। ठीक है, सो आपको यही वर्ड आपने याद रखना है, क्योंकि यही इसको डिफरेंशिएट करता है कि मेरासमस की कंडीशन में क्या होता है, कैलोरी और एनर्जी की डिफिशियंसी होती है बच्चों में। सो इसका भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, ऑल्सो नोन एज इन्फेंटाइल एट्रोपी। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर आपको मेरासमस नहीं पूछ के क्या पूछ सकते हैं, इन्फेंटाइल एट्रोपी भी जो है आपको पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में इसका क्या कॉज हो सकता है, मतलब उसकी एनर्जी और कैलोरी कैसे डिफिशियंसी हो सकती है उसकी, तो उसके कॉज क्या हो सकता है। कॉज में इसके अपन देख सकते हैं क्रोनिक डायरिया, कि जो बेबी है उसको ऊपर क्या हो रहा है, क्रोनिक डायरिया हो रहा है। कौन सी कंडीशन में, ये होता है अपने सीलिएक डिजीज के अंदर। अगर बेबी अगर सीलिएक डिजीज से प्रॉब्लम है तो उसको आगे जाके मेरासमस की कंडीशन भी अराइज हो सकती है क्रोनिक डायरिया की वजह से। एंड बेबी को क्या हो रहा है, क्रोनिक क्या हो रही है, वोमिटिंग हो रही है। ये किस में होती है, क्रोनिक वोमिटिंग किस में होती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, यहाँ पे एक जो स्टमक का जो पाइलोरस पार्ट होता है वहां से रिगर्जिटेशन होता है, तो वो क्या क्रोनिक वोमिटिंग, क्रोनिक एंड फोर्सफुल वोमिटिंग करवाता है। ठीक है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस भी इंपॉर्टेंट है, सीलिएक डिजीज भी इंपॉर्टेंट है। अपन जब डाइजेस्टिव के क्वेश्चन सोल्व करेंगे पीडियाट्रिक के, तब अपन इन डिजीज को अपन एड्रेस कर लेंगे। इसके बाद में क्या साइन सिम्टम हो सकता है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, उसको क्या प्रॉपर वो फीड नहीं कर पाएगा, तो बच्चा ये मेरासमस की कंडीशन उसमें अराइज हो सकती है। अब इसके बाद में इसका साइन सिम्टम क्या देखने को मिलता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही डिजीज, क्वाशियोरकर, मेरासमस दोनों इंपॉर्टेंट होती है। सो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ग्रोस मसल वेस्टिंग। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ग्रोस मसल वेस्टिंग देखने को मिलेगा। कितनी % तक मसल वेस्टिंग हो सकती है, 60% तक यहाँ पे मसल की वेस्टिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब अगर बेबी में ग्रोस मसल वेस्टिंग हो रही है तो यहाँ पे अपन को क्या मैनेजमेंट करना है, मैनेज टेम्परेचर। ठीक है, बेबी का क्या मैनेजमेंट करना है, टेम्परेचर मैनेजमेंट करना है, क्योंकि बेबीज के अंदर टेम्परेचर कैसे मैनेजमेंट होता है, एक तो अपने को जो पता ही है कि भाई जो हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर को मैनेजमेंट करता है। उसके बाद में बेबी के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो उनमें हीट का मैनेजमेंट होता है, तो वहां पे बेबी के अंदर क्या रहता है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ बेबी के अंदर क्या, ब्राउन एडिपोज टिश्यू की कमी हो जाएगी। कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे मसल वेस्टिंग हो रही है, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू नहीं रहेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, टेम्परेचर को यहाँ पे रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बेबी का टेम्परेचर कम हो सकता है। तो इसका मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को मैनेजमेंट करेंगे। साथ ही साथ और क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकता है, साइन सिम्टम देखने को मिलता है अपने को ओल्ड मैन अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पे बेबी का जो है वो रिंकल्स वगैरह स्किन पे देखने को मिलता है, जैसे ओल्ड मैन की जैसे स्किन हो जाती है,
वैसे यहाँ पे बेबी की स्किन रहती है। और यहाँ पे स्पेशली इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपन, मेरासमस को और क्वाशियोकर को, तो वो अपन डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एडिमा को देखिए, यहाँ पे एडिमा क्या रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था मेरा सा बच्चा। ठीक है, तो अभी मरा सा बच्चा देखिएगा ना, क्या एडिमा तो होगा नहीं उसको, तो मतलब उसकी जो स्किन है वो एकदम ऐसे फ्रेजिल होगी, व्रिंकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और एडिमा वहाँ पे जो है प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन की डिफिशियंसी नहीं हो रही है। किसकी डिफिशियंसी हो रही है बच्चों, यहाँ पे हो रही है कैलोरी एंड एनर्जी की डिफिशियंसी हो रही है। ठीक है, आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा है दोनों टॉपिक। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या कर, मैनेजमेंट में अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं मैनेजमेंट में, इनके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, उसको कंगारू मदर केयर उसको अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बनता है इससे, प्रोटीन भी अपन जो है वो बेबी को अपन कैलोरीज, एडिशनल अमाउंट ऑफ कैलोरी प्रोवाइड करवाएंगे। कितनी करवाएंगे, ये अपन करवाएंगे 200 कैसी पर केजी। ठीक है, पर डे। ठीक है, ये अपन क्या करेंगे, उसको कैलोरी रिक्वायरमेंट रखेंगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई मेरासमस वाले बच्चों में क्या कैलोरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 200 कैसीएल पर केजी पर डे। ठीक है, अब अगर अपन बात कर लेते हैं एक नॉर्मल पर्सन में कितनी कैलोरी, नॉर्मल जो न्यू अपना जो बेबी है उसके अंदर कितनी कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है। सो नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए न्यूबॉर्न के अंदर, ये होती है 110 कैसीएल पर केजी पर डे। ये तो बात हो गई कैलोरी की। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की, कि नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट होना चाहिए 2 to 2.5 ग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट होना चाहिए। प्लीज़ आप नोट्स साथ में बनाते जाइए ताकि आपके रिवीजन में हेल्प रहे। इसके बाद में फ्लूइड, तो फ्लूइड का जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, 150 ml पर केजी पर डे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, उसको बेबी के जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, तो आज के हमारे इस क्वेश्चन का क्या पूछा गया है, द साइन ऑफ मेरासमस। अगर मेरासमस वाला बच्चा है या उसको उसको एनर्जी की कमी हो रही है, तो यहाँ पे फ्लेक्स साइन तो अपन ने किस में पढ़ लिया था, क्वाशियोकर में पढ़ लिया था। हेपेटोमेगाली, लार्ज फैटी एसिड किस में पढ़ा था, इसमें पढ़ा था। एपैथी भी जो है वो देखने को मिलती है किसमें, अपने जो क्वाशियोकर पेशेंट के अंदर इरिटेबल होते हो जाता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन एपेटाइट। उस बच्चे को जो है वो भूख ज़्यादा लगेगी बट खाने के लिए उनके पास में कुछ रहेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से है, जैसे भी इंक्रीज इन एपेटाइट देखने को मिलती है बेबी के अंदर, भूख ज़्यादा लगे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी को चाहिए एनर्जी, एनर्जी किससे मिलती है, खाने से, या बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से जो एनर्जी मिलेगी उससे। तो एनर्जी की ऑलरेडी यहाँ पे डिफिशियंसी चल रही होती है, तो बेबी को ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे क्या लगेगी, भूख लगेगी, इंक्रीज इन एपेटाइट। सो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर अप टू, क्या पूछा गया है, रेफ्रिजरेटर का पूछा गया है। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर अप टू, सो 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स या फिर 24 आवर्स। सो अपन रेफ्रिजरेटर में अपन कब तक अपन ब्रेस्ट मिल्क को जो है स्टोर करके रख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। सो ब्रेस्ट मिल्क को अपन जो है 24 आवर्स तक, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 24 आवर्स तक अपन मेंटेन करके रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अपन बात कर लेते हैं अभी स्टोरेज की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट मिल्क से स्टोरेज के बारे में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, रूम टेम्परेचर पे। अगर अपन रूम टेम्परेचर का स्टोर कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए रूम का, भाई अगर 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तो वो जो अपना 4 आवर्स जो है वो स्टोर नहीं कर पाएगा। तो इसका भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में अपन कब तक कर सकते हैं, अप टू 4 आवर्स तक जो अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को अपन स्टोर कर सकते हैं। अभी अपन बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर में अपन कितना कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कब तक हो सकता है, अप टू 4 डेज तक अपन क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, फ्रीजर। ठीक है, अपन फ्रीजर कर रहे हैं यहाँ पे, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर -18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपन कब तक कर सकते हैं,
अप टू 6 मंथ टू 12 मंथ तक जो अपन इसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। अब अगर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि जो बेबी को अपन ने फीडिंग करवाई है और उसने कुछ दूध बोतल में ही छोड़ दिया, कुछ मिल्क को जो है बोतल में ही उसने ड्रॉप कर दिया है, लाइक इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट ओवर फ्रॉम फीडिंग। ठीक है। बेबी को अपन ने फीडिंग करवाई, उसने कुछ मिल्क जो है वो बोतल में यहाँ पे छोड़ दिया, कंप्लीट उसने फीडिंग नहीं की, तो इसको अपन अब कब तक यूज कर सकते हैं, इसको अपन यूज कर सकते हैं 2 आवर्स मैक्स। ठीक है। इसको अपन कर सकते हैं 2 आवर्स मैक्स तक अपन इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेफ्ट ओवर फ्रॉम फीडिंग का क्या मतलब हो गया, बेबी डिड नॉट फिनिश द बॉटल। ठीक है। अभी अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है। अगर यहाँ पे जो फ्रीजिंग हमने कर दी है, ठीक है, अगर अपने फ्रीजिंग यहाँ पे कर दी है, तो फ्रीजिंग करने के बाद में अपन जब इस मिल्क को अपने फ्रीजिंग करने से बाहर निकाल को ये क्या हो गया, थॉड का मतलब क्या होता है, पिघलना। ठीक है। बाहर निकालने के बाद ये एक बार मिल्क पिघल चुका है, तो इसको अब अपन कब तक यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसको अपन रूम टेम्परेचर अपन स्टोर कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स, मैक्सिमम 2 आवर्स तक अपन इसको रूम टेम्परेचर पे अपन रख सकते हैं। ठीक है। लाइक इसका मतलब क्या होता है कि आपको इमीडिएटली उसको क्या करना है, यूज करना है। ठीक है। उसके बाद में अपन इसको रेफ्रिजरेट के अंदर रख के इसको अपन 1 डे तक अपन इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, और नेवर रीफ्रीज अगेन। ठीक है। एक बार अपन अगर फ्रीजिंग वाले दूध को, एक बार अपन ने मिल्क को अगर काम में ले लिया है, इसको काम लेना शुरू कर दिया, तो उसको अपन क्या करेंगे, कभी भी उसको अपन अगेन वापस अपन उसको फ्रीज नहीं कर देंगे। ठीक है। फ्रीजर में उसको कभी नहीं रखेंगे। अब रेफ्रिजरेटर में रख के अपन 1 डे उसको यूज कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे 2 आवर्स के लिए अपन उसको यूज कर सकते हैं, बस कभी भी उसको वापस अपने फ्रीजर में नहीं रखना है। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने ब्रेस्ट मिल्क से रिगार्डिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। KMC इज नेसेसरी टिल बेबी अटेन ए वेट ऑफ। ठीक है। अपन कंगारू मदर केयर कब तक अपने को कंटिन्यू करना है, अगर बेबी का वेट कितना हो जाए, 1500 ग्राम, 2000 ग्राम, 2500 ग्राम, या फिर 3000 ग्राम। सो हमने कब तक अपने को KMC को जो है वो कंटिन्यू रखना है, कंगारू मदर केयर को हमें कंटिन्यू रखना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी अपन कंगारू मदर केयर देते हैं, तो बेबी का वेट अपने को 2500 ग्राम तक मिनिमम उसका जो पहुंचना चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं कंगारू मदर केयर को। अभी अपन बात कर लेते हैं किसकी, कंगारू मदर केयर। ये क्या हो गया, क्या कह लेते हैं इसको, न्यू बॉर्न स्किन कॉन्टेक्ट टू मदर। ठीक है। न्यूबॉर्न का स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना मदर की स्किन से, इसको हम क्या बोलते हैं, कंगारू मदर केयर। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कंगारू मदर केयर। अब एक कंगारू मदर केयर यूज किस किस में होती है, इससे आपको एक एक्सेप्ट का क्वेश्चन बन सकता है। आपको इसके यूज वाले ऑप्शन दे देंगे, इनमें से एक दे देगा आपको, भाई कौन से में एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है। यूज अपने हो सकती है, एक तो सबसे पहले तो ये जो भी प्रीटर्म वाले बेबी है जिनका बर्थ 37 वीक से पहले हो रखा है, उनमें अपन इसको यूज कर सकते हैं। लो बर्थ वेट वाले बच्चों में इसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मेनली अपन 2 यूज जो है अपन, और जो माल नरिश बच्चे हैं इनके अंदर भी अपन यूज कर सकते हैं, बट मेनली इसका यूज इन 2 कंडीशंस के अंदर तो होता ही होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी पोजीशन के ऊपर, कि भाई कंगारू मदर केयर के अंदर पोजीशन क्या रहनी चाहिए बच्चे की। पोजीशन रहनी चाहिए बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट in upright position and head 10 to side। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो मदर के जो ब्रेस्ट के बीच में यहाँ पे जो है वो पेशेंट जो बेबी को यहाँ पे प्लेस करना है, उसके बाद में उसका हेड है वो एक साइड में टर्न होना चाहिए, ताकि उसका प्रॉपर रेस्पिरेशन भी चलता रहे। ठीक है। ये यहाँ पे पोजीशन होनी चाहिए। अब अगर अपन बात कर लेते हैं इसको डिसकंटिन्यू, हमें डिसकंटिन्यू कब करना है KMC को डिसकंटिन्यू करना है कि सबसे पहले तो प्रीटर्म बेबी है, तो अगर यहाँ पे टाइम जो गेस्टेशन पीरियड है वो अगर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तब अपन इसको क्या करना है कि डिसकंटिन्यू कर देना है।
अगर यहाँ पे बर्थ वेट मोर देन या फिर इक्वल टू 2500 ग्राम उसका अगर बर्थ वेट पहुंच जाए, ठीक है, लो बर्थ वेट वाले बच्चों का, तो इसको अपन डिसकंटिन्यू कर देना है। या फिर कब क्या हो, जो बेबी हो वो क्या हो, अनकंफर्टेबल यहाँ पे फील करे, तो अपने क्या करना है, डिसकंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है इसके ड्यूरेशन से, कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। तो ड्यूरेशन होना चाहिए 1 आवर टू 3 आवर्स मिनिमम, ठीक है। जो इसका ड्यूरेशन है वो 1 आवर टू 3 आवर्स जो है वो मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स तक जो है केएमसी अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। जब मिनिमम इतना 1 आवर टू 3 आवर्स जो इसका मिनिमम तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बन सकता है इसका, मेथड, कि भाई क्या मेथड क्या है। तो इसके अंदर मेथड क्या आएगा, स्किन टू स्किन, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई मदर ने कपड़े पहन रखे हैं फिर उसने ये वाली पोजीशन देके बेबी को रखा है, तो ये इफेक्टिव यहाँ पे केएमसी नहीं है। और इसके अंदर क्या करते हैं, केएमसी के अंदर भी क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है हम बेबी को करवाते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपन, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के अकॉर्डिंग, कि कंगारू मदर केयर अवेयरनेस डे, कंगारू मदर केयर अवेयरनेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। इसको अपन सेलिब्रेट करते हैं 15 मई को, ठीक है। ये कुछ आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, सीएचएलओसी एग्जाम्स के अंदर डेट्स भी पूछते हैं आपको, तो ये मे भी आ जाए और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मेरी तो यही विश है, ठीक है। तो अपन मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, या अपने केएमसी के रिगार्डिंग अपन ने थोड़ा बहुत अपने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया ड्यू टू, न्यूनेटल डेथ हो रही है इंडिया के अंदर, तो उसका कॉमन कॉज क्या है, प्री मेच्योरिटी, इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर HIE। HIE की क्या फुल फॉर्म है, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसेफेलोपैथिक, ठीक है। कौन सी कंडीशन जो इंडिया के अंदर जो न्यूनेटल डेथ है वो हमें देखने को मिलती है, प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या फिर HIE, हाइपोक्सिक इस्चेमिक एनसेफेलोपैथी। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम के अंदर। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है प्रीमेच्योर डेथ का, ये प्रीमेच्योर जो न्यूनेटल डेथ का ये क्या है, प्रीमेच्योरिटी, ठीक है। सो हमारी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, प्रीमेच्योरिटी। प्रीमेच्योरिटी क्या होती है, बिफोर 37 वीक अगर गेस्टेशन में कोई बेबी बर्थ करता है तो इसको अपन बोलते हैं प्रीमेच्योरिटी। तो इमेच्योर होगा बेबी, तो इसका चांस है डेथ होने के नियर बाई चांस रहते हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से मेच्योर नहीं है, सर्वाइव नहीं कर पाता है बच्चा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन इज ड्यू टू, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज क्या है डायरिया का इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज क्या है डायरिया होने का। सो इकोलाई, साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस, या फिर शिगेला, कौन सा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन ड्यू टू इकोलाई, ठीक है। अब इकोलाई के बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या बनता है, ट्रेवलर डायरिया से, ट्रेवलर डायरिया, ठीक है। ट्रेवलर डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, ठीक है। ट्रेवलर डायरिया के अंदर भी अपन क्या आता है, इकोलाई जो बैक्टीरिया है ये अपन ट्रेवलर डायरिया भी कॉज करता है। और एक और वायरस होता है, ये होता है रोटा वायरस। रोटा वायरस भी क्या करता है, डायरिया कोच करवाता है बच्चों के अंदर, बट ये मोस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। रोटा वायरस डायरिया कोच करवाते हैं बच्चों के अंदर, तो इसकी क्या लगती है, वैक्सीन लगती है, वैक्सीन लगती है। तो वैक्सीन का रूट एक बार एम्स के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका वैक्सीन का रूट क्या है, ओरली, ठीक है। एम्स एग्जाम में पूछा गया था, एम्स 2019 या 18 का क्वेश्चन था, सो उस टाइम एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, इकोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। इन ए चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, अगर कन्वर्जन की केस हिस्ट्री है बच्चों को, तो अगर उस बच्चे को अपन कौन सी वैक्सीन है अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखेंगे,
ऑप्शन है हमारे पास में मीजल्स, टाइफॉइड, डीपीटी या फिर बीसीजी। क्या रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? कौन सी केस में अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखेंगे? कन्वर्जन के केस में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी? ये रहेगी हमारी वैक्सीन ऑप्शन नंबर सी, डीपीटी। तो डीपीटी को अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं इन कन्वर्जन वाली हिस्ट्री के पेशेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पर्टुसिस कैन लीड कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पे क्यों रखते हैं? क्योंकि पर्टुसिस जो है वो कन्वर्जन को लीड कर सकता है अगर प्रीवियस उसकी हिस्ट्री रहती है, तो इसलिए इसको अपन क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट रखते हैं। बच्चों में या फिर एडल्ट में किसी भी अगर पेशेंट में अगर कन्वर्जन की हिस्ट्री है तो उसको अपन क्या करेंगे, डीपीटी की डोज नहीं लेंगे, पर्टुसिस वाली वैक्सीन जो है अपन उसको नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आज का, विच इज द बेस्ट रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग न्यू बोर्न रिससिटेशन। ठीक है, ये क्या है, रिससिटेशन। ठीक है, जब भी अपन न्यूबॉर्न का रिससिटेशन करते हैं तो उसका बेस्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट कौन सा पूछा है अपने को यहाँ पे, एंडोट्रेकियल, अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन या फिर इंट्राडर्मल। कौन सा रूट अपन अपनाएंगे इस कंडीशन के अंदर? ये हमने प्रीवियस जो क्लासेस थी उसके अंदर भी हमने सोल्व किया था, बट उसके अंदर इसके अपन जो थ्योरी पढ़ते हैं, अपन टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें ये क्वेश्चन सोल्व करवाया था मैंने, अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो अभी आपको याद आ जाएगा अगर आप मेरी कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं तो। सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा, तो वो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, अम्बिलिकल वेन। सो अम्बिलिकल वेन के द्वारा अपन क्या करेंगे, रिससिटेट करेंगे उस बेबी को। ठीक है, एंड मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब न्यूबॉर्न रिससिटेशन के अपने क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, अपन इसको रिससिटेट कब करेंगे? ठीक है, जब उसका हार्ट रेट वगैरह, उसका अबगार स्कोर वगैरह क्या है, नॉर्मल अब नॉर्मल आएंगे। ठीक है, तब अपन उसका करेंगे, रिससिटेट करेंगे। ठीक है, अबगार स्कोर में 5 क्राइटेरिया होता है, अगर वो 5 क्राइटेरिया उसने फिल नहीं किया है, इसका स्कोर जो मिनिमम आता है, कम आता है, तो अपन क्या करेंगे, रिससिटेट करते हैं। तो अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, लेस देन 60 बीट पर मिनट अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है अगर बच्चों में। ठीक है, या फिर हार्ट रेट यहाँ पे लेस देन 60 देखने को मिलती है, तो अपन क्या करते हैं, एड्रीनलिन जो है वो अपन बेबीज के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पूछा गया, एड्रीनलिन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया कि न्यूबॉर्न के अंदर एडीआर जो है अपन कैसे एडमिनिस्टर करते हैं। सबसे पहली बात तो कब एडमिनिस्टर करते हैं, लेस देन 60 बीट आफ्टर रिससिटेशन। ठीक है, अगर दिया है और फिर भी ये लेस देन 60 आ रहा है तो अपन क्या यूज करेंगे, एडीआर यूज करेंगे। तो एडीआर कितना यूज करेंगे? ठीक है, ये अपन करेंगे 0.1 to 0.3 ml पर kg। ठीक है, ये कितना होता है इसका रेशियो पूछते हैं, तो ये हो जाएगा 1:10,000 जो है कि रेशियो में अपन क्या करते हैं, एडीआर को हम यूज में लेते हैं। और इसका रूट क्या है, इसका है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, अम्बिलिकल वेन से अपन क्या कर सकते हैं, एड्रेनल को यूज कर सकते हैं। सो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो हुआ है वो हुआ है अम्बिलिकल वेन। ठीक है, सो आपको इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे कोई भी चीज के लिए। ठीक है, और अभी अपन मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमएमआर, मीजल्स मम्स रूबेला वैक्सीन का जो रूट है वो कौन सा होना चाहिए, सबक्यूटेनियस, ओरल, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल। जो कौन सा रूट है अपन एमएमआर की वैक्सीन में अपन कौन सा रूट अपन यूज में लेते हैं? तो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सबक्यूटेनियस। ठीक है, जो मिजल्स मम्स रूबेला की वैक्सीन अपन कौन से रूट से लगाते हैं, सबक्यूटेनियस से लगाते हैं। और 9 मंथ से अपन इसकी फर्स्ट डोज देते हैं। ठीक है, 9 मंथ से अपन इसकी डोज शुरू करते हैं मिजल्स मम्स रूबेला की। इसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि रूबेला वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है रूबेला से, रूबेला वैक्सीन जो कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है प्रेगनेंसी के अंदर। एंड नॉर्मल रूबेला टाइटर कितना होना चाहिए, 1:8। ठीक है, ये प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल रूबेला टाइटर कितना होना चाहिए, 1:8 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 1:8 से यहाँ पे कम है तो प्रेग्नेंट वुमेन जो क्या है वो रूबेला से यहाँ पे प्रॉब्लम है उसको, तो आगे जाके या क्या कर सकती है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम जो है यहाँ पे आगे जाके प्रोवाइड करवा सकती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है पेटेंट डक्टस साइटोसिस, हार्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ ही साथ बच्चों में जो है वो डीफनेस भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलता है बेबीज के अंदर। ठीक है, ये कुछ रूबेला से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सो ये रूबेला वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ बेबी इंडिकेट, जब हम बेबी को एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो उसका क्या सेंस होता है, क्या मतलब होता है। बेबी स्लीप 2 आवर्स आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, यूरिन पास 4 to 7 टाइम्स, या फिर स्टूल पास 4 times a डे। अपन बेबी क्या करेगा तो अपन समझ सकते हैं कि हाँ इसको अपन एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग हुई है। ठीक है, बेबी स्लीप 2 आवर्स आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, यूरिन पास 4 to 7 टाइम्स, या फिर स्टूल पास 4 times a डे। ठीक है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर बेबी उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के बाद में अगर वो 2 आवर्स तक जो स्लीप करता है तो उसको ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का ये एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग में आता है कि जब बच्चे को एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग के बाद में वो मिनिमम 2 आवर्स के लिए या फिर यहाँ पे बेबी 2 आवर्स के लिए स्लीप करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये अपने सारे क्वेश्चन जो है वो सीएचओ लेवल के हैं। ठीक है, आरएमएल के लेवल के हैं, और इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो पीजीआई के लेवल के हैं। ठीक है, बट जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स सारे एग्जाम्स के अंदर काम आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं समझना कि ये हम राजस्थान सीएचओ के लेवल का है, हम तो पीजीआई की प्रिपरेशन करते हैं तो हम तो हमारे लिए तो ये क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से आपको एग्जामिनर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड एट बर्थ ऑफ बेबी, ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, बेबी के बर्थ के बाद ब्रेस्ट फीडिंग को कब शुरू कर देना चाहिए। विद इन 2 आवर्स, विद इन हाफ आवर्स, विद इन ऑन सेकेंड डे, विद इन 4 आवर्स। सो ब्रेस्ट फीडिंग को कब शुरू कर देना चाहिए आफ्टर बर्थ। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विद इन हाफ एन आवर। सो हाफ आवर के अंदर अंदर हमें क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को शुरू कर देना है। ठीक है, सो ब्रेस्ट फीडिंग को हाफ आवर में शुरू अपन कब कर सकते हैं, जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो यहाँ पे अगर बेबी की होती है तो अपन उसके क्या करते हैं, विद इन हाफ आवर, या फिर एग्जामिनर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर रहता है करेक्ट, विद इन हाफ आवर या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल। विद इन 4 आवर अपन कब करते हैं, जब यहाँ पे सी सेक्शन होता है, सीजेरियन सेक्शन अपन करवाते हैं ना, तब इस कंडीशन में अपन विद इन 4 आवर के अंदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनेस्थेसिया का जो वो रहता है सब चीजें यहाँ पे मेंटेन करती है। सो यहाँ पे अगर यहाँ पे सीजेरियन सेक्शन से डिलीवरी हुई तो उसके अंदर अपन 4 आवर अपन लेके चलते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो कौन सा रहेगा, वो रहने वाला है विद इन हाफ आवर। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मिल्क रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फेंट, जो इन्फेंट है उसका नॉर्मल मिल्क रिक्वायरमेंट कितना होता है। 150 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 200 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 250 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट, 50 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट। सो कितना होना चाहिए मिल्क रिक्वायरमेंट, क्या है एक इन्फेंट का। यह हमसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है कि मिल्क रिक्वायरमेंट क्या है इन्फेंट का। सारे क्वेश्चन सीएचओ एग्जाम में पूछे हुए हैं प्रीवियसली, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आपके सामने लेके आ रहे हैं ताकि आगे जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की। ओके, सो मिल्क रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए बेबी की, सो ये होनी चाहिए 150 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है वो मिल्क रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इन्फेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड टिल द एज ऑफ। ठीक है, कितनी एज तक हमें क्या करना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो करवानी है बच्चे को। ठीक है, ऑप्शन है अपने पास में 9 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या फिर 8 मंथ। सो कितने टाइम तक जो है अपन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हमें कंटिन्यू करवा के रखनी है, 9 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या फिर 8 मंथ। सो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हम कंटिन्यू करते हैं 6 मंथ तक। ठीक है, 6, जब तक बच्चा 6 मंथ का नहीं होता तब तक उसको अपन क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, उसको कोई और फीडिंग हम नहीं करवाते हैं, केवल उसको मिल्क पे यहाँ पे रखते हैं बच्चे को। ठीक है, ये कब तक होता है, 6 मंथ तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज एनर्जी वैल्यू ऑफ ह्यूमन मिल्क। सो ह्यूमन मिल्क के अंदर हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 150 KCl पर 100 ml, 70 KCl पर 100 ml, 100 KCl पर 100 ml या फिर 50 KCl पर 100 ml। सो कितनी जो एनर्जी प्रोवाइड होती है हमें ह्यूमन मिल्क से।
सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 70 kcal पर 100 ml। ठीक है, ये 100 ml के अंदर हमें 70 kcal तक हमें जो है वो एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, बच्चों को जो ह्यूमन मिल्क के अंदर 70 kcal तक एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनिंग कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम, जो वीनिंग है उसको कब स्टार्ट करना चाहिए? 8 बर्थ, 3 मंथ, 1 ईयर या फिर 6 मंथ। वीनिंग कब शुरू करना चाहिए? 8 बर्थ, 3 मंथ, 1 ईयर या फिर 6 मंथ। वीनिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं। वीनिंग होती है स्विचिंग द इन्फेंट डाइट। कौन कौन सी होती है? ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क। स्विचिंग द इन्फेंट डाइट टू फूड। ठीक है, इन्फेंट डाइट से उसको अपन फूड के ऊपर का अपन स्विचिंग करते हैं, उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। तो कब प्रोवाइड करना, कब शुरू करना चाहिए? सो इसका जो हमें करेक्ट आंसर जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 6 मंथ। ठीक है, जो वीनिंग जो है वो 6 मंथ से जो है हमें स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा? 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ स्टमक इन नियोनेट। सो नियोनेट के अंदर नॉर्मल स्टमक कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? 50 ml, 200 ml, 90 ml या फिर 150 ml। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियोनेट की स्टमक कैपेसिटी कितनी है। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर जो रहेगा वो है 90 ml। ठीक है, सो 90 ml तक क्या है, न्यूबॉर्न का जो स्टमक कैपेसिटी कितनी होती है? 90 ml तक होती है। ठीक है, 80 to 90 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, BFHI स्टैंड्स फॉर। BFHI की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे। सो BFHI क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ इनिशिएटिव, ब्रेस्ट फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव या फिर बेबी फ्रेंडली हेल्थ इनिशिएटिव या फिर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। यहाँ पे BFHI की फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछी है। ठीक है, सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो हमारे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे क्या होता है? करेक्ट होता है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल स्टार्टेड इन। सो ये जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स की जो इनिशिएटिव है ये कब स्टार्ट की गई थी? मार्च 1991, फेब 1993, मार्च 1992 या फिर अक्टूबर 1993। तो जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर दो यहाँ पे आपको सिमिलर चीज़ें दिखे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको आंसर उन्हीं में से करना होता है। अगर आपको यहाँ पे सन वगैरह कुछ पूछे, ठीक है, तो ऐसे में आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पे आंसर आपको करेक्ट करना चाहिए ताकि मोस्ट आपको करेक्ट होने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ तो होगा तभी इसने मार्च के अंदर दोनों ऑप्शन दिए होंगे एग्जामिनर ने। ठीक है, सो आपको दोनों को तो मतलब ये कुछ अपने का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा मैं कि भाई हाँ सारे क्वेश्चंस में ये करेक्ट होगा, बट हो सकता है उन दोनों क्वेश्चंस दोनों आंसर के अंदर ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाए। ठीक है, सो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव स्टार्टेड इन मार्च 1992। ठीक है, मार्च 1992 के अंदर हमें क्या हुआ था? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का जो है वो इनिशिएटेड हो गया था। ठीक है, अभी आज की क्लास को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो क्लास के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और दूसरा आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उससे आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले। आप अपनी रैंक अब पता कर सकते हैं, आप कितने आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है वो आप पता कर सकते हैं। साथ साथ अपनी नेगेटिव मार्किंग को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीडी पर्सन तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो भी अपने जो जॉब है वो ले सके और अपनी जो फैमिली की कंडीशंस हैं उनको और अच्छी बेटर कर सके, अपनी लाइफ बेटर कर सके। ठीक है, सो इसी के साथ ही आज की क्लास को यहीं पे अपन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए RNCC को और करें अपने एम्स 9 सेट प्रिपरेशन का सपना साकार। Download the app now.